अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। नाज़रीन, एक बड़ा अहम इशू इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं पिंकी केस। पिंकी को तो पकड़ लिया, वो एक मोहरा तो पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे वो जितने बड़े बड़े मोहरे हैं उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारी नई नस्ल की बात की जाए तो हमारी नई नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही है। आज हमने चूज़ किया कराची का पोश एरिया। पोश एरिया चूज करने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कराची का हॉस्पिटल है। यहाँ पे मायनास, यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो डेली बेसिस पे भी यहाँ पे केसेस आते हैं ड्रग्स के हवाले से। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से पूछेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे इमरजेंसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, साउथ सिटी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर शुजा साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो शायद हमारे जो बच्चे हैं वो अंधेरों की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए मंशियात के हवाले से। मैंने एंटी नार्कोटिक फोर्स के साथ बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, एक्साइज नार्कोटिक्स के साथ बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, पुलिस के साथ बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं है। हमारे बच्चे, अगर दिन ब दिन बात की जाए तो केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। अमवात की बात की जाए, बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं। इसका कौन है कसूरवार? लेकिन जाहिर है ये तो डॉक्टर साहब से नहीं पूछूंगा, ये तो जो हमारे इदारे हैं तो उनका काम है कंट्रोल करना। डॉक्टर साहब से पूछूंगा कोकेन, आइस, डांसिंग पिल्स और दीगर जो एडवांस जो ड्रग्स आने शुरू हो गए उसके हवाले से पूछूंगा। आइए सबसे पहले मैं डॉक्टर शुजा को खुशामदीद करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बहुत अहम इशू पे आज मंज़र-ए-आम की टीम यहाँ पे मौजूद है साउथ सिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि केसेस की बात की जाए, डेली बेसिस पे यहाँ पे ड्रग एडिक्टेड केसेस कितने आते हैं आपके पास? देखिए, इंडिविजुअली बताना कॉन्फिडेंशियलिटी और इस तरह के मैटर्स की वजह से डाटा तो आपसे शेयर नहीं कर सकते, बट पूरे माशरे में ही इस वक्त ड्रग्स की लानत मौजूद है। अब उस सिलसिले में हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड हैं इन किस्म के केमिकल्स से, इनके पास एक्सेस मौजूद है इन चीज़ों का। उसके मुज़र असरात जो हैं वो देखने में मिलते हैं। एक डॉक्टर का काम उसके पेशेंट को ट्रीट करना है। जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई पेशेंट जिसने कभी अगर ड्रग्स का इस्तेमाल किया हुआ है तो उसका इलाज करना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर ड्यूटी। वी डू नॉट जज पीपल, वी जस्ट नीड टू ट्रीट देम। देखिए, ड्रग मुज़र सेहत होती है, ये रिक्रिएशनल ड्रग्स के कैटेगरी में आती हैं बेसिकली, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात हैं जिसमें कोकेन का इस्तेमाल, हशीश जिसे कैनबीस कहते हैं, आमतौर पे पिल्स हैं जिसके अंदर हेलुसिनेट केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने इस्तेमाल किया दोस्तों के साथ बाहर जाके किसी पार्टी में या किसी ऐसी जगह पे, तो इसके असरात के अंदर ख़ास तौर पे हेलुसिनेशन होना, यानी कि जिसको हम उर्दू में जैसे कहते हैं तख़य्युलात और ख़यालात आना, जो चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं हैं वो देखना शुरू कर देते हैं। इससे आपके दिल, दिमाग, सोचने समझने हर चीज़ की सलाहियत जो है वो मुतासिर होती है। और इसके अलावा इसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स, आपके सोचने समझने का तरीका, हर चीज़ बदल जाता है और अलग जिंदगी है। तो थोड़ी देर का मजा है लेकिन नुकसान ज्यादा है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताएं कि कोकेन की अगर बात की जाए उसके अंदर जो हेड डाई करते हैं उसमें अमोनिया वाटर वगैरह ये जब सब कुछ डाला जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये सेहत के लिए कितने मुज़िर हैं? सबसे पहले कोकेन से इस्तेमाल करते हैं, बात शुरू करते हैं, क्योंकि कोकेन की अगर बात की जाए आजकल ज्यादा यूज हो रहा है। देखिए, बहरहाल कोई भी ड्रग किसी भी सूरत में ज्यादा इस्तेमाल होगी या इस्तेमाल होगी एक ऐसी रिक्रिएशनल ड्रग जो जिस पर्पस के लिए नहीं है, तो उसका नुकसान है। देखिए, कोकेन को ज्यादातर स्निफ किया जाता है, इससे नाक के मसले बहुत ज्यादा होते हैं। नाक की जो अंदर की स्किन है वो सुकड़ती है, इसमें सुराख तक, परफोरेशन तक हो सकता है। प्लस ये कि ये जब आपके जिस्म में जज्ब होती है तो इसके बेइंतहा से ज्यादा नुकसान हैं, खास तौर पे दिल, दिमाग, इसके ऊपर बहुत है, दिमाग पे असर होता है। कोकेन के साथ अक्सर मरीजों को हमें दिल के दौरे की शिकायत के साथ आते हैं। सीने में शदीद दर्द हो रहा होता है, सांस में तकलीफ हो रही होती है, शदीद पसीने आ रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर लो हुआ होता है। ऐसे मरीजों को फौरन ट्रीटमेंट और इलाज मुआवजे की जरूरत होती है। ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि
इस तरह की मुज़र सेहत चीज़ों से जितना दूर रहा जाए ये उतना अच्छा है। वर्जिश, किताबें पढ़ना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आप बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि वर्जिश बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैंने इस तरह अमोनिया वाटर की बात की, मुख्तलिफ केमिकल्स की बात की। आप ये सोचें ना, जब वो बालों में कलर लगाते हैं तो वो इतनी जल्दी चढ़ जाता है कलर, इतनी जल्दी वो बाल जो है सफ़ेद काले हो जाते हैं। उसकी वजह यही है ना, ये सोचें उसमें अमोनिया वाटर डाला जा रहा है तो कितना खतरनाक होगा ज़िंदगी के लिए इंसान की। देखिए, इस तरह की ड्रग्स को उनकी मिकदार बढ़ाने के लिए या उनको डाइल्यूट करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। हाँ। वो एक केमिकल्स नहीं होता, वो कई केमिकल्स होते हैं। आप ये फर्क देखें, मिक्सिंग की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मिक्सिंग की होती है और हर केमिकल का एक अपना इफेक्ट है। और ऑब्वियसली ये इस तरह नहीं होता कि जैसे एक सिगरेट आप जलाते हैं और आप एक सिगरेट पी लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है। अगर आपके पास अनगिनत कोकेन है और आप इस्तेमाल करते रहेंगे कोई भी इस किस्म की कोई ड्रग, तो उसके असरात रुक नहीं रहे, बिल्कुल वो बॉडी लेवल में इंक्रीज होते जाते हैं। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट द बॉडी कैन टेक। एट सम पॉइंट सेलुलर लेवल पे, यानी कि जिस्म के बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे वो इतनी डिसोसिएट होकर इतना जहर फैल जाता है जिससे रिट्रीव करना, जिससे इलाज मुआवजे के जरिए बेहतर होना भी नामुमकिन हो जाता है। दिमाग के ऊपर असर हो गया, दिल के ऊपर असर हो गया, दिल की शरियानी सिकुड़ गई हैं, पैरों की हाथ पैरों के ठंडा हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, या इस सूरत में इतनी नींद आना, इतनी बेहोशी होना कि खुद ही उल्टी की या वॉमिट की और अपनी सांस की नाली में चली। सो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बहुत देखी जाती हैं। अच्छा, जिस तरह हम लोग कोकेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब पेशेंट्स आते होंगे तो आप क्या समझते हैं ये जो पेशेंट्स ओवर 40 होते हैं उनमें क्या इम्पैक्ट होता है, और बिलो 40 जो होते हैं यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो कोकेन करें या आइस करें, कोई भी नशा करें, तो इनमें क्या फर्क है? अब 40 के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, हर एज के लिए नुकसानदेह, इसमें एज क्राइटेरिया नहीं होता, क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन क्योंकि जितना यंग आदमी है, 15-16 साल का, 17 साल का बच्चा अगर कोई कॉलेज का है, या 25-30 साल का एक आदमी जो प्रोफेशनल वाइट कॉलर है या उससे ऊपर, तो उस एज के लिहाज से उनकी कॉम्प्लिकेशंस चेंज हो सकती है। एक बात होती है आपकी इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म की, आपकी अगर आप थोड़ी सी ये नशा करते रहे हैं और वक्त के साथ आपकी कुव्वत मुदाफित बढ़ गई है और अब आपको अफेक्ट नहीं करती, ना कि एक ऐसा आदमी जिसने कभी जिंदगी में इस्तेमाल ना करे और वाफिर मिकदार में इस्तेमाल कर ले, उसका अफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। बड़ी एज में 40-45 के बाद ये ज्यादा खतरा होता है कि हार्ट अटैक हो जाना, ब्लड प्रेशर का बहुत हाई या बहुत लो हो जाना, ठीक है, या मजीद कॉम्प्लिकेशंस का हो जाना, ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और अगर और बड़ी एज में जाएंगे तो अगर वो कोई और दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दवाओं के असर से, एक दूसरे की दवाओं के असर से या उनके केमिकल रिएक्शन से भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जब यहाँ पे केसेस आते हैं आपके पास, आप जाहिर है यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इमरजेंसी के ER के, किस एज के ज्यादातर ड्रग्स के यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं? देखिए, हर एज के आते हैं और हर मैक्सिमम आई मीन के ज्यादातर के टीनेजर्स आते हैं। ये हम लोग अगर बात करें तो 20 से 40 साल के बीच में होता है, ज्यादातर 20 से 40 साल के दरमियान में होता है। और इस बात को जानकर आपको हैरत होगी कि सिर्फ इसमें मर्द हजरात नहीं होते, खवातीन और मर्द शामिल होते हैं। हाँ, कि मर्दों की तादाद इसमें गोया ज्यादा होती है, बट देयर इज अ क्वाइट अ बिग नंबर ऑफ फीमेल्स हु आल्सो यूज इट। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, जो चीज इंसान आदमी कर सकता है खवातीन भी कर सकती है, इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि सिर्फ ये सोचना कि ये चंद ओबाश नौजवान है जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक इस किस्म का कोई भी अमल जो होता है वो एक कंसेंट के साथ होता है, अपनी मर्जी के साथ होता है। तो इंसान में ये आगाही होना कि ये चीज खराब है, ये होनी चाहिए। वो किसी भी रंग नस्ल का, किसी भी मर्द औरत हो सकता है, वो कर सकता है अपने थोड़े से वक्त की लज्जत के लिए, अपनी थोड़ी सी वक्त की अच्छाई के लिए, लेकिन उसमें कोई अच्छाई नहीं, उसमें सिर्फ बुराई होती है। डे बाय डे अगर बात की जाए, क्योंकि मैं तो बड़ा ग्राउंड रियलिटीज पे काम करता हूँ, मैंने जिस तरह अभी अपने इंट्रो में भी बताया कि मैंने मुख्तलिफ इदारों के साथ बेशुमार मैंने प्रोग्राम्स किए, मैंने एक चीज़ देखी यहाँ इस पाए तकमील तक मैं पहुंचा कि डे बाय डे ये ड्रग्स जो एडिक्टेड जो लोग हैं ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे सर, बढ़ते हुए जा रहे हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में आप चले, मैं साउथ सिटी में बैठा हूँ, कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में चले हैं तो वहाँ पे ये डेली बेसिस पे हमारे केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। मीडिया भी बताता रहता है, हम भी गाय बाय गाय इस पे नजर रखे हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं इसको रोकने के लिए हमें क्या इकदाम करना होगा? आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर ये चीज हो रही है।
और इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक्सेस ज़्यादा हो रहा है इन चीज़ों का। आई थिंक एक अवेयरनेस क्रिएट करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये मुस्बत इक़दाम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा एक डॉक्टर होने के एक नाते, एक इंसान होने के नाते, क्योंकि मेरा इंसानों से रिश्ता बना होता है, मैं इंसानों से बात करता हूँ, तो मेरे ख्याल में कि ये बेहद इम्पोर्टेंट है कि ये कोई बीमारी तो नहीं है जिसके लिए हम कहें कि अल्लाह ने दी है। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान खुद इरादी तौर पे खुद ले रहा है ये चीज। तो इसमें तो उसकी अवेयरनेस, आप बच्चे को शरारत है, छोटा है, ना समझे तो कुछ समझा सकते हैं। एक जवान लड़के को, एक जवान लड़की को, या खातून या किसी भी मर्द को जो एक एज में है जिसमें मेच्योरिटी क्या आ जाती है, उसको आप सिवाय कानून जब वो उसने एक चीज ठान ली है तो ठान ली, बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी किस चीज का क्या खतरा है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। देखिए इसके नुकसानात वसी पैमाने पे हैं, ये सिर्फ पर्सनल हेल्थ तक की बात नहीं है, मेंटल हेल्थ इस पे आदमी की जाती है। उस सूरत में वो ड्राइव करता है, कहीं एक्सीडेंट करके दूसरों का नुकसान कर सकता है। इसके अलावा मूड स्विंग्स होने की वजह से वो अपने काम पे तवज्जो नहीं देता। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसी तरह से काम नहीं कर पाएगा, उसकी कारकर्दगी, उसकी हर चीज कम होती जाएगी। इसके अलावा ये कि पूरी सोसाइटी के ऊपर जनरली गुस्सा जल्दी आ जाना, हाइपर हो जाना, वायलेंस क्रिएट हो जाना, वायलेंस करना, आपके अंदर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, आप टॉलरेट नहीं कर पाते, किसी की बात पे लड़ाई कर देना, पेशेंस की कमी हो जाती है। तो सोसाइटी को एज सच जो है वो अफेक्ट और इम्पैक्ट करता है। शादीशुदा घरों के अपने मसले हैं, बच्चों का ना होना की एक सबसे बड़ी वजह हमारी नौजवान नस्ल के अंदर यंग एज में अगर ड्रग इस्तेमाल करेंगे तो इससे इनकी नस्लें तबाह होती हैं। इसके अलावा इनकी फर्टिलिटी पे साइंटिफिक तरीकों से बहुत अफेक्ट पड़ता है, और बहुत सारे कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, जिनकी औलाद नहीं हो रही होती है, उसकी एक बड़ी वजह ड्रग्स, कोकेन, सिगरेट स्मोकिंग और कुछ ऐसी आदत होती है जवानी में जिसकी वजह से ये बाद में इज़्दिवाजी और समाजी प्रॉब्लम्स बन जाए। मतलब ड्रग्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि नाज़रीन, मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम है, खैर नाम तो मैं यहाँ बैठ के कोट नहीं कर सकता, कुछ मैं खुद भी जानता हूँ पर्सनली, लेकिन मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा बैठ के। कुछ तो दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ हैं भी यहाँ पे, डॉक्टर्स भी तो इसमें शामिल है, वो भी तो कोकेन वगैरह इस तरह के नशों में वो पड़ गए। एक बात बताएं, एक डॉक्टर तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, उसको तो पता होता है, उसने तो पूरी जिंदगी पढ़ा होता है, उसको तो ये भी पता होता है अगर मैं ये ड्रग मैं इस्तेमाल करूंगा तो उससे मुझे ये होगा, ये करूंगा तो इससे मुझे ये होगा। तो ये डॉक्टर्स भी इस लत में पड़ गए, तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि कोई पैसा भी कमा रहे हैं, शोहरत भी है, ऐसे डॉक्टर्स को भी मैं जानता हूं, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं माहिरीन की बात कर रहा हूं जी। कई दफा अगर कोई, मैंने आपको बताया ना कि कोई इंसान अगर अपने तौर पे कोई ऐसा गलत काम करना चाहे तो चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, किसी प्रोफेशन का हो, आप उसको मना तो नहीं कर सकते। मेरे दोस्त भी रह चुके हैं बहुत सारे, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि समझ से बाला तरह के चले ठीक है, समझ तो नई नस्ल तो पड़ गई एक गलत गैदरिंग की वजह से, और आपको पता आजकल माँ बाप तवज्जो तो देते हैं लेकिन नई नस्ल सुनती कहाँ है। बात यह है कि ये जो बढ़ते हुए जा रहे हैं इसमें डॉक्टर्स भी शामिल है, मैं उस बारे में जानना चाह रहा हूँ कि इसकी बड़ी वजह क्या है। देखिए इसमें हमारी जो मेडिकल प्रोफेशन है, इसके अंदर हमारी बहुत जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर अपने काम पर नशे के साथ आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमारे पास टीयर्स ऑफ वो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज हैं और हमारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो इस तरह के केसेस को बहुत ही सीरियसली लेती हैं और इन चीज़ों को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करती हैं। लेकिन रिक्रिएशनल तौर पे मैंने फिर आपको बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल करता है अपनी कैपेसिटी में करता है तो उसके लिए तो कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एक आम आदमी जो नॉन प्रोफेशनल हो, चाहे वो पायलट हो, इट डजंट मैटर, ड्रग्स का इफेक्ट यूनिवर्सली बुरा ही होगा, इससे कोई अच्छाई नहीं निकलेगी। अगर आप जिस अंदाज में, और विद टाइम चीजें वर्स से वर्स हो जाएंगी, आपका हार्ट वीक हो जाएगा, आपके दिमाग की नसें सिकुड़ना शुरू होंगी, आपके पास कुव्वत मुदाफत, आपके सोचने समझने की ताकत। तो अगर एक डॉक्टर भी ये कर रहा है तो फिर उसकी अपनी सलाहियतें जो है वो खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि
जिस तरह यहाँ पे जो पेशेंट्स वगैरह आपके पास आते हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पे आप ईआर में एक टेम्पररी आप इलाज करते हैं, फिर उनको यहाँ से रवाना कर देते हैं, लेकिन उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में तो दाखिल होना होता है ना, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें फेज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसमें उनको दाखिल कराना जरूरी होता है ताकि वो परमानेंटली इसको छोड़ दें, या तो टेम्पररी इलाज होता है ना। तो आप क्या समझते हैं ये जो रिहेबिलिटेट करना होता है पेशेंट के लिए कितना जरूरी होता है जो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्टेड होता है? देखिए, एज अ डॉक्टर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम जज तो नहीं करते पेशेंट को कि इसने क्यों या क्या वजह से लिया। इलाज करने के साथ साथ उसकी काउंसलिंग जरूर की जाती है कि इसको वक्ती तौर पे बंद करना बेहद जरूरी है, और इसके लिए he has to seek help, मदद लीजिए इसके लिए। अपने घर के प्यारों से बात कीजिए कि क्या वजह है, या अपने दोस्तों अहबाब वालों से कि इसकी जो चीज है, और आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि आप छोड़ना चाहते हैं ये चीज, ये नशा छोड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर के में दाखिल होने के बगैर नहीं छोड़ सकते डॉक्टर साहब। मैं ऐसे मेरे साथ मेरी सिटिंग्स में जहाँ ज़ाहिर है मेरे अपने भी दोस्त यार हैं इसमें मुलविस हो गए थे, तो मैंने उनको खुद दाखिल करवाया जाके। एंटी नार्कोटिक्स जो हमारा इदारा है उनका जो पूरा मंशियात पूरा वो रोकथाम कर रहे हैं, उसमें मैंने खुद दाखिल करवाया। जी हाँ, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। लेकिन अगेन एज डॉक्टर्स हम सिर्फ गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं और उनको ये सिफारिशात पेश कर देते हैं, बट ऑब्वियसली वी कांट इंपोज एनीथिंग। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं जो ड्रग इतना ज्यादा लेना शुरू हो गया है, वो क्या एक डॉक्टर की बात मान लेगा? जब तक उसको, मैंने तो ऐसे पेशेंट्स देखे हैं वो वहां पे दाखिल होने को तैयार नहीं है। नहीं, जो नशा करता है वो नहीं दाखिल होना चाहता, वो समझता नहीं यार मैं तो आई एम ऑलराइट, आई एम ओके, वो तो यही समझता है ना, उसको तो जबरदस्ती दाखिल करवाना पड़ता है। मैंने तो खुद वहां जाके देखा कि उनको जाके बांधा हुआ है ताकि वो दूसरे पेशेंट्स को वहां पे तंग ना करे, क्योंकि वहां पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 मुख्तलिफ कमरे बने हुए, मुख्तलिफ रूम्स बने हुए। मैं बता रहा हूँ बड़ी रिसर्च है मेरी, तो उसके मुताबिक मैं आपसे बात करूँ तो इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर कराची में है, लेकिन कुछ एनजीओज भी हैं, लेकिन अभी भी इसमें काम करने की जरूरत है नाज़रीन, क्योंकि हमारा एक इदारा तो काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ प्राइवेट सेंटर्स जिन्होंने खोले हुए हैं ना, उधर के मामला ही कुछ हो रहा है। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब, मुझे फिर ये होता है, सी बात है कि जो जिनका बेटा होगा, मैं बड़ी बड़ी शख्सियात की मैं बात कर रहा हूं, वो कभी नहीं चाहेंगे हमारा नाम, मैं ऐसी जगहों पे भी गया हूं जहां पे वो कहते हैं हमारा नाम कोट ना किया कि ये मेरा बेटा यहाँ पे एडमिट है, फिर लोग बाद में शर्माते भी है ना कि दुनिया बाद में क्या कहेगी। ये बात फैक्ट है ना, माँ बाप फिर एम्बेरसमेंट का मोमेंट होता है ना। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम थोड़ी सी आइस की बात कर लें, डांसिंग पिल्स की बात कर लें, क्योंकि मैंने खुद भी देखा कि ऐसे लड़के लड़कियां पोश एरियाज में अपने जो है रातें रंगरलियां मना रहे होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वहां पे डांसिंग पिल्स में इससे क्या इंपैक्ट होता है, इससे क्या बॉडी में होता है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं देखिए, इस तरह की किसी भी हेलुसिजेनिक ड्रग्स कहलाती है, इनसे इंसान को आर्टिफिशियल खुशी का एक वो मसनूई खुशी जिसको कहते हैं आप, उसका एहसास होता है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए ये सब चीजें वेस्ट में भी होती थी, अब पाकिस्तान में भी हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं कि आप कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो मीडिया भी अब कवर करता है, हमारा मीडिया अच्छी तरह से इसको कवर करता है। आपको देखिए सालों से नशा और चीजें मौजूद होंगी, लेकिन अब ये चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, छुपती नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एक दूसरे से बात करते हैं, चीजें आ जाती है तो इसलिए पता चल जाता है। बट कहने का मकसद ये है कि किसी भी तरह की ड्रग्स जो होती है वो वक्ती तौर पर खुशी देती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सिर्फ नुकसान होता है, क्योंकि इन दवाओं को मतलब लेने के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि वो और चीजें नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ अगर उन्होंने अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल कर लिया तो मजीद डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं, बॉडी ऑलरेडी अफेक्टेड है केमिकल से, तो मजीद नशा करने से, और वो नशा एक दफा करके नहीं होता, उसको उस लेवल तक रखने के लिए वो बार बार किया जाता है, जिसके नुकसानात होते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रॉडर नुकसानात के अंदर यही है कि दिल दिमाग के ऊपर असर होना, बाकी ये पिल्स से मैदे पे इफेक्ट होता है, क्योंकि पिल्स का एक अलग एक क्राइटेरिया है, तो उससे तो जाहिर सी बात होता होगा ना। एक तो दिमाग आपका बिल्कुल, आपको म्यूजिक चाहिए 24 आवर्स तो असल में ऐसा होता है कि देखिए कोई भी दवा जब हम मुंह से खाते हैं, हमारे पेट में जो तेजाब होता है उस दवा को घोलता है, एक वक्त तक वो घोलता है। थोड़ा सा बताया ना हमारे नाज़रीन को, क्या ऐसी क्या चीज मिली होती है, कौन सा केमिकल होता है? LSD हेलुसिजेनिक्स ड्रग्स होती हैं ये, जो मुख्तलिफ तरह की होती है। अब इनके नाम मुख्तलिफ है। वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ? इज इट लाइफ थ्रेट? देखिए, लाइफ थ्रेट कोई भी चीज अपनी मुकद्दर अपनी मिकदार से ज्यादा ले ली जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ले ली जाए।
लेकिन एक ऐसा केमिकल जो नहीं होना चाहिए, जो किसी और मकसद के लिए, देखिए इंसान चीजें अपने एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकता है। एक छुरी है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए यूज करता है, लेकिन एक इंसान जिसका मकसद कुछ और हो तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मॉर्फिन या पौधों से ली हुई ये दवाएं कैनबिस, आज मेडिसिनल कैनबिस जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है जोड़ों के दर्द के लिए, और बाकी ये पार्किंसोनिज्म में जिसको सख्त तरीन रेशा है Okay. तो उसके इलाज के लिए उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है इसको दवा से। अब वही उस दवा को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें वक्ती तौर पे आराम और आसूदगी लेने के लिए, तो वो चीज डिफरेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि एक नॉर्मल सवाल आपसे करने जा रहा हूं कि ये ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे बच्चियां, इवन अब तो कुछ बड़े भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े नहीं करते, तो आपने कहा आर्टिफिशियल मसनूई खुशी लेने के लिए, मुझे ये बताएं कि इस तरफ माइल क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है? बीइंग डॉक्टर आप क्या समझते हैं, किस चीज की कमी है जो हमारे बच्चे हमारी बच्चियां कुछ बड़े भी इस तरफ माइल होते हुए जा रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना, क्या माशरे में वो मायूस हो चुके हैं, क्या वजह क्या है? देखिए इसमें मायूसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स हर माशरे में, हर सोसाइटी में होती है। वी ऑलवेज मेक इट बेटर। हमारी सोसाइटी के अंदर भी हाई प्रेशर सोसाइटी है, परफॉर्म करना है, पैसे कमाने हैं, गाड़ी जी चाहिए, घर भी चाहिए, बच्चों की भी पढ़ाई करनी है। सो प्रेशर्स हर लेवल पे हर तरह के लोगों को मेरे ख्याल से प्रेशर रिलीज कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं, जितना सुकून नाज़रीन नमाज पढ़ने में मिलता है ना, मैं कहता हूं ड्रग्स में नहीं मिलता। दिस इज सो ट्रू, ये मेरा अपना ईमान है। नमाज पढ़ के देखें, बहुत सुकून मिलता है इंसान को। ये जो लोग सुकून ढूंढते हैं ना, वो गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। देखिए दीन एक तरीका है, जो लोग दीनी हैं वो दीनी रास्ते पे आए, इससे बहुत सुकून मिलता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ये कर रहा है तो हम उसको ये नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारी नमाज नहीं पढ़ा। कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक एडल्ट अपने तौर पे ये डिसीजन बना सकता है कि इस वक्त वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और फना दवा का इस्तेमाल वक्ती तौर पे ना करे, बल्कि उसका कोई और हल भी है। वर्जिश, एक्सरसाइज, हिप्नोथेरेपी, सही कह रहे हैं। योगा, वर्कआउट इज वेरी नेसेसरी फॉर हेल्थ। वर्कआउट, योगा, रिलीजन की टॉक्स, किताबें पढ़ना, हेल्दी चीजें, दोस्तों की, अच्छे दोस्तों की सोहबत में रहना, बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज को अवॉइड कर सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम चीज की तरफ अपने इशारा किया नाज़रीन। सोहबत का बहुत अहम किरदार है आपकी जिंदगी में, आपके सर्कल में। अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे ना, आपकी गैदरिंग अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे। अगर आपकी गैदरिंग की गलत होगी ना, तो डेफिनेटली सी बात है आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होंगे। ये बात फैक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए हमने कोकेन की बात भी कर ली, हमने पिल्स की बात भी कर ली, मैं डांसिंग पिल्स की बात कर रहा हूं। आइस की अगर बात की जाए, ये आइस कितना नुकसानदेह, भी वही सेम है? देखिए ये सारी ड्रग्स मैंने आपको फिर से बताया कि मुख्तलिफ नामों से मिलती हैं, मकसद इनका एक ही होता आइस है। में क्या इस्तेमाल होता है? आइस के अंदर आई हैव टू चेक केमिकल्स क्या होते हैं, बट LSDs कहलाती हैं। अच्छा। ठीक है, LSDs ये इस किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, और मैंने आपको फिर बताया कि इन इंग्रेडिएंट्स को बढ़ाने के लिए दूसरे केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं, एम्फेटामिन्स टाइप के, जो आपको अगेन आर्टिफिशियल खुशी देंगे, आपके मूड्स को एलिवेट कर देते हैं, आपका डिप्रेशन खत्म कर देते हैं, दुनिया से आरी आपको नम कर देते हैं। वक्ती तौर पे ये तो चीजें काम आती हैं। आप लोग एक साथ बैठने का मजा भी नहीं आता। इज इट ट्रू? जी हाँ, इनकी अपने सर्कल के लोग होंगे ना, तो ये उसमें ज्यादा खुशी ढूंढते हैं, ऐसा ये डिफिकल्ट है कहना, आपकी बात है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर एक जगह ऐसा कुछ हो रहा है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी सोबत चेंज कर ले। मैंने आपको फिर बताया कि आज के इस पढ़े लिखे माशरे में हमारे पास सोशल मीडिया की मौजूद है। कुछ प्रेशर्स इस तरह है कि अगर हम फला दोस्तों और फला ग्रुप के साथ नहीं रहेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है। इस किस्म के प्रेशर हमारे बच्चे जरूर लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग फैमिली, पेरेंटहुड और अपनी एजुकेशन, जब हम बच्चों को तालीम देते हैं, स्कूल कॉलेजों में भेजते हैं, तो उनको हर चीज की आगाही देते हैं। देखिए कॉलेज स्कूल सिर्फ नाम की बात नहीं है, किसी भी तरह का तालीमी इदारा हो, वो बच्चों में पॉजिटिव चीजें ही देने की कोशिश करता है, उन्हें समझाने की कोशिश ये करता है कि उनको बुरे अच्छाई और बुराई में तमीज हो। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं नहीं मानता कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल वो चाहेगा कि बच्चा बर्बाद होकर यहाँ से निकले, मैं नहीं मानता। बहुत सारे लोग, मेरी सोच अलग है, लोगों की सोच अलग है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो ना ये खराब होकर निकलता है, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि वहां के जो साथ, मैं कहता हूं आज मैं इस मनसब पे फाइज हूं तो अपने असातिज़ा की वजह से, अपने टीचर्स की वजह से हूं।
तो मैं हूं, आप हैं डॉक्टर साहब, आप इतने अच्छे प्रोफेशन में, इतने अच्छे मनसब पे फाइज हैं, तो जाहिर है आपके ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस तरह जहां जहां आपके असातिज़ा, आपके मेंटोर्स, आप उनको कोई ना कोई तो आपका भी मेंटोर होगा ना, तो तभी तो इस मनसब पे फाइज हैं। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जो हमारे बच्चे हैं, क्या समझते हैं, इनको किस तरह का माइंड किस तरह चेंज करने की जरूरत है? हमारे अगर टीचर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, ताकि बच्चों को एक तरबियत का तो पहले घर से शुरू होती है डॉक्टर साहब, बाहर तो बच्चा बाद में जाता है। मैट्रिक के बाद कॉलेज, मुझे याद है कि मैं कॉलेज लाइफ में बाहर जाना शुरू हुआ था, मैट्रिक तक तो मैं बाहर जा ही नहीं सकता था। मेरी वालदा एवरी फोर्टनाइट मेरे स्कूल में होती थी और मेरी पूरी रिपोर्ट चेक करती थी। उसके बाद जो है वो टीचर, मेरी जो क्लास टीचर थी उनसे मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स, क्योंकि मैंने स्कूल्स में भी बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल पेरेंट्स जो है ना, वो जो बॉन्डिंग है ना, जब आप और मैं बड़े हो रहे थे, वो बॉन्डिंग आजकल बच्चों की पेरेंट्स के साथ वो चीज नहीं है। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये आपकी राय हो सकती है। बच्चे, वालिदैन, हर वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं करते या उनको टाइम नहीं दे पाते। आज के आजकल के हाई प्रेशर सोसाइटी में शायद इस तरह, आपको याद होगा आज से कोई 50-60 साल पहले खवातीन का काम करना इतना कॉमन नहीं था। अगर बाप रोटी कमाने बाहर जाता था तो खातून घर पे होती थी और फिर माँ नजर रखे रहे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच वंस अगेन, और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें आज मुझे पता चली और मेरे नाज़रीन को पता चली। वंस अगेन थैंक यू जी नाज़रीन। ये थे मेरे साथ डॉक्टर शुजा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी के साउथ सिटी हॉस्पिटल के। सवाल ये है कि ये जो मंशियात की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, मंशियात ऐसी लानत है, इसने लपेट में ले ली है। हमारे बच्चे अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, हमें अपने बच्चों को बचाना है, और अगर बच्चों को नहीं बचाया ना तो कौन मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन आर्म फोर्सेस में जाएगा? क्योंकि जो हमारे दुश्मन है वो तो यही चाहते हैं। वो है ना एक बात कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना, उसकी नौजवान नस्ल को तबाह कर दो। ये तबाह करने के तो तरीके मंशियात पे लगाना। कराची क्या पूरे पाकिस्तान में इस मंशियात ने इसको बसेरा कर लिया। अभी पिंकी केस आपके सामने, कितने जो है वो हमारे इस पिंकी की वजह से, ये जो पिंकी केस है, ये जो ड्रग्स ये जो सप्लाई करती थी, उसमें कितने हमारे बच्चे जो है वो मुतासिर में अम्मात हो गई हैं, उनके माँ बाप के लाल लख्ते जिगर जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। और अगर पिंकी केस की बात की जाए, हम इस पे अभी जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि दरख्शा पुलिस स्टेशन जाए, वहां पे जो SIO साहब हैं वो जो इस पूरे केस को लुक आफ्टर करें, उनसे भी बात करें। क्योंकि कराची में अगर बात की जाए, मुख्तलिफ थानों में जो है उसकी FIRs लॉन्च की गई हैं। लाहौर से उसको जो है वो गिरफ्तार करके कराची लेकर आया गया है। 2018 में अगर बात की जाए, उसके बाद FIR जो है वो लॉन्च होना शुरू हुई थी, 2021 तक कटती रही, उसके बाद जो उसको फिर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर इस केस को नहीं ये IB अगर इस केस को पूरा लुक आफ्टर करके पुलिस के हवाले नहीं करता ना, तो शायद ये केस अभी तक फारिग हो चुका होता। ये तो IB का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि IB ने जो है एक ऐसा तरीके से ऐसा कदम उठाया कि पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर स्पेशली ये केस जो है मेरे कोर्ट में चलना शुरू हो गया। बस बदनसीबी पिंकी की ये थी, वो जब फर्स्ट टाइम अभी जो वो अदालत में आई है, जिस तरह वो वहां पे कैट वॉक करते हुए और जिस तरीके से वहां पर वो उसने ये सोचा शायद मैं शाहाना तरीके से आऊंगी, वो जो उसका शाहाना तरीका आना था ना कोर्ट के अंदर, वो उसको ले डूबा। अभी मजीद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था डॉक्टर शुजा की बात के इनसे जानना, क्योंकि माहिरीन से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जितने ज्यादा केसेस है ना ये हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं। ड्रग्स, मैं यही कहूंगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। नौजवान नस्ल से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए, ये दोबारा नहीं मिलेगी। ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जिस तरह डॉक्टर शुजा ने एक बहुत खूबसूरत बात की, पंच लाइन है कि ये आर्टिफिशियल मसनूई खुशी है, इस मसनूई खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी मत बर्बाद करें। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अभी डॉक्टर शुजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर शुजा ने ज़बरदस्त बात है कि जो ड्रग एडिक्टेड जो हमारे बच्चे नौजवान नस्ल है, उनके बारे में एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताई। मंशियात के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए एंटी नॉर्कोटिक्स के साथ, इसके अलावा हमारे एक्साइज नॉर्कोटिक्स के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ मैंने काम किया। इवन मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी गया हूँ, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपको गाय बगाए मैं आपको दिखाता रहता हूँ। लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस है मंशियात एक लानत है। हमारी जो नई नस्ल है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरख्शा थाने में, और मेरे साथ मौजूद है SIO मकबूल मेहर साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि
हमने ये जो थाना जो हमने चूज किया ये एक पोश एरिया का थाना है और यहीं पे अनमोल उर्फ पिंकी का केस भी चल रहा है, वो भी इनसे हम पूछेंगे। मकबूल साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं मंजर प्रोग्राम में। मकबूल साहब, मुझे ये बताएं कि मंशियात एक लानत है और ये पोश एरिया, यहाँ की अगर बात की जाए स्पेशली यहाँ के बच्चे ज्यादा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोकेन गरीब का बच्चा इस्तेमाल नहीं करेगा, 25,000 रुपए का थोड़ा सा ग्राम आता है, तो जाहिर सी बात है ये एरिया बड़ा इफेक्ट है, यहाँ ज्यादातर पैसे वाले लोग रहते हैं। पहले तो ये बताएं कि इस एरिया की अगर बात की जाए मंशियात में कितना काबू पा लिया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारी जो कैंपेन्स हैं वो तो चलती रहती हैं। आपको पता है कि मंशियात एक ऐसी वबा है जिसमें हमारी पूरी जो यंग जनरेशन है वो उनकी मतलब लाइफ को थ्रेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से हमारी डिफरेंट किस्म की टीम्स होती हैं। हम थ्रू टेक्निकल इंटेलिजेंस, थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हम काम करते हैं। इसके अलावा न सिर्फ पुलिस बल्कि आपकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, बिल्कुल ऐसी एंटी नार्कोटिक्स बड़ा काम कर रहा है, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो भी काम कर रहे होते हैं। इस पे हमारा मतलब कैंपेन्स चल रही होती हैं डे टू डे बेसिस पे। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, क्योंकि डिफेंस कैप्टन एक मशहूर है यहाँ पे, स्पेशली अगर वीकेंड्स की बात की जाए तो यहाँ पे घरों के अंदर बैंगलोज लिए हुए बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे जो है रंग रलियां बनाई जाती हैं, तो उसके बारे में पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? क्या वहाँ पे पुलिस हाथ मारती है? देखिए जी, बिल्कुल आप देखे होंगे हमारी तो हफ्ते में 4 से 5 केसेस रिपोर्ट होते हैं, FIRs होती हैं, जहाँ पे भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है। अगर मैं इवन जो सिटीजन हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं थ्रू 15 कॉल्स के या रिटन कंप्लेंट के, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, FIRs भी होती हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, अगर इस थाने की बात की जाए तो यहाँ पर कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं ड्रग्स के हवाले से? देखिए जी, इसमें डिफरेंट है। आपके जो CNS के केसेस हैं, नार्कोटिक्स में आपके अंदर वो चर्च भी आ जाती है, फिर आपको कोकेन की है, आइस भी है, तो इस किस्म की वैसे तो चर्च के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। आजकल अभी थोड़ा सा रुझान इसका बढ़ गया है क्योंकि अभी हमने कैंपेन ज़्यादा स्टार्ट कर दी है और हमारी जो विजिलेंस है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो अभी ये आप समझ लें कि एक महीने के अंदर कम से कम कोई 8-10 केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। महीने के अंदर 8-10 केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। और ये तो एक थाने का बता रहे, मुख्तलिफ थानों में किस तरह केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारी नई नस्ल का आपको पता है कि जब हम मैं और आप बड़े हो रहे होंगे तो उस समय हमारे जहन में एक था कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या सहाफत में जाना है। अभी आजकल अगर बच्चों से पूछो तो ज्यादातर राग़िब इस तरफ ही हो रहे हैं। मैं आए दिन खुद अपने जानने वालों की ज़ाहिर है, वो आपको पता है जो बच्चे जिस तरफ वो माइल हो रहे हैं वो नशों में पड़ते जा रहे हैं। मैंने खुद मेरे करीबी लोग हैं, उनको जाके मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको दाखिल करवाया। अफसोस होता है, बाप ने इतनी अच्छी तरबियत दी है, पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन बच्चे अंधेरों की तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आप भी फादर होंगे माशाल्लाह, आप क्या समझते हैं कि बच्चों को क्या तरबियत का फुकदान है? क्या समझते हैं बच्चे क्यों अंधेरों की तरफ जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? सर देखिए, मेरी इसमें ना 2 किस्म की राय है। नंबर 1 तो ये कि एक लिहाज से एक चीज़ है कि बच्चों को एक हद से ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए। अपने पेरेंट्स को उनके ऊपर एक विजिलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। हम अक्सर जो वालिदैन है ना, वो अपने प्यार में, बच्चों के प्यार में उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे देते हैं कि चलो उनकी लाइफ है, थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करें। बट हम ये भूल जाते हैं कि उनकी ऐसी टेंडर एज है जहाँ पे वो अच्छी उम्र की तफरीक नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स की विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, ये दिन कहाँ पे रात को लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। पेरेंट्स का बड़ा वही है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मुझे देखिए पहले भी ये चीजें चल रही होती थी, बट पहले इसके ऊपर फोकस नहीं था एजेंसीज का, लॉ एनफोर्समेंट का, पुलिस का। बट अब एक अच्छी चीज़ ये कि सोशल मीडिया के कसरों से भी और बाकी आपके जितने इदारे हैं वो इवन पुलिस भी कैंपेन्स कर रही है, स्कूल कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस कैंपेन्स कर रही है, लोगों को भी अवेयरनेस हो रही है, बच्चों को हो रही है। मतलब मैंने ये चीज़ बड़ी यहाँ पे नोट की है कि अब हर छोटे बच्चे को भी अवेयरनेस है कि जी इसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं हेल्थ के ऊपर, बाकी आपकी जो मेंटल हेल्थ है उससे क्या असर है। अभी अवेयरनेस काफी बेहतर आ गई है लोगों में। लेकिन मकबूल साहब, ग्रास रूट पे जाके काम करने की जरूरत है इदारों की। स्पेशली अगर बात की जाए, अभी लास्ट ही चंद दिन पहले एक और ग्रुप पकड़ा, एक तो अनमोल और पिंकी को तो पकड़ा है, उसके अलावा एक और ग्रुप पकड़ा जो यंगस्टर्स है, पूरी फैमिली मुलविस है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाके मुख्तलिफ ड्रग्स जो है वहां पे सेल कर रहे हैं। तो इस पे भी तो पुलिस को हाथ मारने की जरूरत है ना, कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में चेक एंड बैलेंस इदारों को ये स्पेशली जो है वहां पे नजर रखने की जरूरत है। देखिए जी, ये भी तो किस्म की अचीवमेंट है कि इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, एक्यूज्ड मुल्जिमान हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मतलब एक लिहाज से आजकल तेजी आ गई है, ये बात सच है। वहां पे पुलिस के अच्छे काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि पुलिस ने एटलीस्ट अच्छा काम तो किया है। नाउ दे हैव बीन अरेस्टेड, दे आर इन द कस्टडी।
उनका इंशाल्लाह ट्रायल होगा एंड दे विल बी कनेक्टेड। नहीं, ये बात आपकी सो ट्रू, ये बात सच है कि आजकल अगर केसेस की बात की जाए तो आजकल पुलिस ज्यादा एक्टिव है, इदारे हमारे जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारे काम कर रहे हैं ज्यादा। मैंने देखा कि ये चंद दिन ये जो महीना गुजरा है इसमें ज्यादा जो है वो FIR ऐसे लोगों के खिलाफ लॉन्च हो रही है जो लोग बच्चों को गलत तरफ माइल कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करूं कि हमारी जो सीनियर कमांड है, इवन हमारे जो IG साहब हैं, उनके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। इवन हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, CM साहब हैं, कि इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। हम इवन विद इन द डिपार्टमेंट वी आर सर्चिंग दोज पीपल इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ। अभी फरियाल तालपुर साहिबा ने भी तो IG साहब को कहा है कि मुझे ड्रग फ्री कराची चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बल्कि हम तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी स्क्रूटनी कर रहे हैं। हमने बाकायदा हमें ये टास्क मिला है कि आप इनके अंदर देखें कौन से लोग हैं जो इवन जो खुद एडिक्ट हैं, जो इवन इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व हैं, कोई उनका नेक्सस है किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, तो उनकी बाकायदा हमारी रिपोर्ट्स भी निकलती हैं, इनिशिएट होती है और उसके ऊपर एक्शन भी हो रहा है आज। अच्छा, काली भेड़े तो हर महकमे में होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, तो पुलिस में भी तो काली भेड़े हैं जो इस काम को प्रमोट कर रहे होते हैं, क्या उस पर आप लोग कभी हाथ डालते हैं? देखिए, डेफिनेटली मैं आपकी तसव्वुर से बात करना चाहूंगा कि आप बाकी जितने भी इदारे आप देखें, जितना एहतसाब पुलिस के अंदर है शायद ही किसी इदारे के अंदर हो। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सस्पेंशंस, रिवर्जन्स, इवन डिसमिसल्स आप पुलिस में देखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, हमारे ऊपर विजिलेंस, चेक एंड बैलेंस बाकी इदारों की निस्बत बहुत ज्यादा है। इवन पब्लिक मतलब डैम सेल्फ हम उनके आगे भी अकाउंटेबल हैं। फिर हमारी जुडिशरी सबसे बड़ा इदारा है, फिर हमारी मीडिया जो है वो वी आर ओपन टू एवरीवन। तो इस हवाले से मतलब जहाँ पुलिस की कमी कोताहियां भी हैं, वहां पे पुलिस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी है। अभी एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, आपको पता है, एक मोहरा तो पकड़ लिया अनमोल एयरपिन की, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मोहरे ऐसे हैं जो उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, बस तमाम लोग जानते हैं, उनको पकड़ना भी जरूरी है। कितने केसेस हैं पिंकी किस थाने में? यहाँ पे 5 केसेस। अच्छा जी बिल्कुल, उनके खिलाफ। तो मुख्तलिफ कोई दफात कुछ बता सकते हैं? सारे उसमें 369C के हैं और 269B के हैं। अच्छा, तो ये जो केसेस है, मैं सिर्फ आपसे ये लास्ट पूछना चाह रहा हूँ, मैं डीपली नहीं जाऊंगा, ज़रा अंडर ट्रायल है वो, ये जो बाहर आ जाएगी आराम से? देखिए, ऐसा तो नहीं होगा, माजी में आपने देखा जो बड़े बड़े शख्सियात और उनके बच्चे भी, वो विक्टी का निशान बेसिकली वो सिस्टम के मुंह पे चमाट होता है इदारों की, और इवन जो टीवी एंकर्स हम बैठ के जो यहाँ पे बोल रहे होते हैं वो विक्टी का निशान बनाते हैं, निकल के बाहर आ जाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि वो विक्टी का निशान बना दिया होगी? इंशाल्लाह जो हमारे सीनियर कमांड की इस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जिस तरह के भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हमारी मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीनियर कमांड के ऊपर ना, एक एक चीज को हमारे सीनियर कमांड खुद ऑब्जर्व कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो केस है ना, इट विल बी एन एग्जाम्पलरी केस, और ये बाकी जो इसके ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस किस्म के घिनौने काम में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए बड़ा सबक आमोज़ होगा। मकबूल साहब, आपका बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि देखिए जो केस आप आगे कोर्ट में पेश करेंगे तो उसी को नजरसानी करेंगे जज साहब भी, तो आपको जाहिर है पूरा 5 FIRs यहाँ पर है, पूरे केसेस आप देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कराची के अवाम, कराची के जो स्पेशली मैं उनके वालिदैन की बात करूंगा, उनकी नजरें आप पर हैं, क्योंकि आपने जो यहाँ से बनाकर केस भेजना है उसी पे फैसला होना है। इंशाल्लाह वाला चीज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कौम के साथ भी इंसाफ करें, और इस जो किरदार हैं उनको ऐसी सजा दिलवाएं ताकि आइंदा कोई ऐसा काम करने से पहले हजार दफा सोचे। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि हमारी नौजवान नस्ल बच सके ना, नहीं तो कल को कौन आर्म फोर्सेस में जाएगा, कौन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पता चले कि सभी ड्रग्स में लग गए हमारे बच्चे, इससे बचाना भी तो है ना। अच्छा, लास्ट मैसेज फॉर द पीपल ऑफ कराची। देखिए जी, बस छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि जहां पर भी हैं आप पुलिस की हेल्प करें, पुलिस आप लोगों के साथ ही है, आपकी मुहाफिज है। और नाउ सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड, वो पुलिस नहीं रही जो पहले ट्रेडिशनल पुलिस थी। अब हम जो भी काम करते हैं आवाम के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो आप हमें अपना साथी समझें, अपना गार्डियन समझें। अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नजर आती है तो आप पुलिस को बताएं, हेल्प करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि लोग केसेस रजिस्टर करवाने से कतराते हैं, वो कहते हैं कि लंबा चौड़ा लेंथी प्रोसीजर है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाना, कोर्ट कचहरियां, धक्के खाना। मैं आपके तस्वीर से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी इस वक्त जो करंट सिनेरियो में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो पुलिसिंग है, हम अपने कंप्लेनेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसको हर लेवल पे फैसिलिटेट करते हैं। उसको मैक्सिमम 2 से 3 दफा आना पड़ेगा, और उसके बाद जब तक ट्रायल चलेगा मैक्सिमम 2 या 3 दफा उसको कोर्ट बुलाएगी। और देखिए, जब लोग कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे तो ला मोशन में आएगा, तैयार होगी, इन्वेस्टिगेशन होना तो बहुत जरूरी है ना। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे इस चीज को थोड़ा देखा है कि लोग अवॉइड करते हैं, इस वजह से जो हमारे हीनियस ऑफेंसेस में क्रिमिनल्स हैं वो जो है वो देयर एट लार्ज। जब केस रजिस्टर नहीं होगा, लॉ मोशन में नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो कैसे मुलजिम गिरफ्तार होंगे, उनकी कन्विक्शन होगी, उनका ट्रायल होगा।
तो ये बड़ा जरूरी है कि वो पुलिस की हेल्प करें, सबको पुलिस को बताएं कि जी यहाँ पे निशानदेही करने में आसानी, जो केस को लुक आफ्टर करने में आसानी। बिल्कुल ऐसे, अगर उनके साथ हो रहा है तब भी बताएं, अगर वो देखते हैं कहीं भी हो रहा है तो भी वो बताएं, ताकि हम इन इस किस्म के जो एलिमेंट्स है उनको नैप करें, कानून के कटोरे में लाके खड़ा करें, उनको सजा दिलवाएं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मकबूल मेहर साहब, जो कि एसआईओ हैं दरख्शा पुलिस स्टेशन के। अभी हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं लाहौर में, जहां से पिंकी को गिरफ्तार किया है। उसके घर के बाहर मौजूद है, वो मनाजिर अब देखें उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद दोबारा वापस आते हैं और मंजर आम यहीं से जारी करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर इवान जफर में, जो राइवल रोड के करीब मौजूद है। और यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अनमोल और पिंकी का घर है, जो कि एक ड्रग डीलर है और इसमें काफी मशहूर है और हर लोग, तमाम लोग उसके मुतालिक जानना चाहते हैं। इसके मुतालिक जो मुकामी अफराद है, इनका कहना है कि ये एक अच्छी खातून थी, यहाँ पर बिल्कुल पुरअमन तरीके से रह रही थी। उसके पास एक ब्लैक कलर का डबल कैबिन डाला भी मौजूद था, 4 व्हीलर, जहाँ पर लोगों की खिदमत भी करती थी, लोगों को आए गए लोगों के साथ ना सिर्फ पैसों से उनकी मदद करती थी बल्कि राशन भी फराहम करती थी। लेकिन दूसरी जाने पुलिस का कहना है कि लाहौर के अंदर ना सिर्फ कोट लखपत के अंदर इसका एक मुकदमा दर्ज है, बल्कि मजीद 4 थानों के अंदर FIR निकल आई है, जिनके अंदर के बताया गया है कि एक खातून मंशियात फरोश, जो कि बड़ी मशहूर है, वो जो है मंशियात सप्लाई करने के लिए आ रही है, लेकिन ये पकड़ी नहीं गई है। ये बात काबिल जिक्र है कि अभी पुलिस का ही कहना है, पुलिस जराये के मुताबिक 2024 में भी ये गिरफ्तार हुई थी और 2022 के अंदर भी इसको हिरासत में लिया गया था। 2022 के अंदर ये CIA ने इसको पकड़ा था, लेकिन 20 दिन तफ्तीश करने के बाद राना लियाकत ने, जो कि इसके शौहर बताया जाता है, मुबैना तौर पर अभी तस्दीक नहीं हो सकी, वो उसने इसको हेल्प आउट किया और पुलिस के बाहर से निकाला और वो कोई FIR दर्ज नहीं होने दी। तमाम पुलिस जो जराए हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब के हुक्म के बाद तहकीकात जारी हैं और अभी 5 FIR के अंदर इसको नामजद किया जा रहा है और बहुत जल्द इसको लाहौर लाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि वजीर आला ने जहां पर इसके खिलाफ एक्शन लिया है, CTD को टास्क दिया है, CTD अपनी कार्रवाई में जो है वो तेजी ला रही है और इसके साथ जो बाकी साथी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इसके खानदान के जो दीगर अफराद हैं उनको भी मुलव्वस किया जा रहा है। और उसके साथ साथ राना अकरम जो है उसको भी CTD ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और इसके साथ ये भी बताता चलूं कि ये जो घर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी जो गिरफ्तारी कराची से शुरू करवाई जा रही है, मुकामी अफराद के मुताबिक इसकी गिरफ्तारी से कबल ही 20 दिन पहले मुकामी अफराद का कहना है कि यहाँ पर 3 गाड़ियां आई और सादा लिबास में लोग आए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा ना खुलने के ऊपर वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए और वहां से उसको हिरासत में लेके कराची लेके गए हैं। ये जो है अब तक की अपडेट है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ मजीद जो है वो शेयर करेंगे। और अभी तक की सूरत हाल यही है कि CTD जो है वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो सिंध पुलिस से राब्ता करेगी और पिंकी, अनमोल और पिंकी को लाहौर लाने की कोशिश करेगी। जी जी नाज़रीन, आपने वो मनाजिर देखे, नुमाइंदा हमारे लाहौर हमाद सईद साहब ने जो दिखाया पिंकी के घर के बाहर, जहां से इसको पुलिस ने, लाहौर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कराची की पुलिस के हवाले कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बहुत अहम शख्सियत के पास, जो कि जस्टिस रिटायर्ड है, ख्वाजा नवीस साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक पूरी किताब है वकालत की। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे केस के हवाले से, क्योंकि इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान की नजरें है ना, पाकिस्तान की आवाम की नजरें इस केस के ऊपर है। ख्वाजा साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं आज एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह आपने बड़े इंपॉर्टेंट केस को टेकअप किया है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, ये इतना हाई प्रोफाइल केस बनता हुआ जा रहा है? बात ये होती है कि हमारी जो पुलिस और मीडिया सारे मिलकर ही इस तरह से कर देते हैं कि सच्चे केस में पुलिस वाले सच्चे केस में झूठे गवाह डाल देते हैं, सच्चे केस में झूठी बातें लिख देते हैं। नतीजा ये होता है कि जब कोर्ट के अंदर झूठ आता है तो एकदम हट जाता है। जैसे अब पिंकी चीख के कह रही है कि मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया है, मुझे कराची लेकर आए हैं, उसके पास कराची के लाने के जहाज़ के टिकट होंगे, जहाँ से गिरफ्तार हुई है वहाँ की गवाहियाँ होंगी और ये सारा केस बनाएंगे कि यहाँ से ये किया हमने। मैं आपको बताऊँ, इतना बड़ा केस था जो मैंने लड़ा था, डैनियल पर्ल का। ओके। वो केस हमने कोई जादू से नहीं बरी कराया,
सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने सच्चे केस में झूठे गवाह डाले। वो इन्होंने 18 कोई तारीख थी, ओके। उस दिन जो कंप्यूटर था वो लड़के के घर से शो किया कि बरामद किया है, और वो कर दिया। वो अमेरिका से जब आया फॉरेंसिक एक्सपर्ट कोर्ट में बयान देने, उसने कहा कि 18 तारीख को कंप्यूटर मेरे पास था और मैंने उसके 2 दिन के बाद ये दिया है आईओ को। उस बयान के ऊपर वो सारी एविडेंस जो उन्होंने फैब्रिकेट की थी कंप्यूटर की, वो सारी फिनिश हो गई। ओके। फजूल पूरा केस धड़ाम करके गिर गया। तो बात यह है कि बस इस मुल्क में लोग समझते नहीं है, तालीम की कमी है, हर आदमी अपने नंबर बनाने के चक्कर में है। ये कोई पहला केस नहीं है। अच्छा, इसमें आईबी का बड़ा अहम किरदार है सर। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 1985 में कराची में मीना खान का केस हुआ था, डिफेंस फेज 4 में। अच्छा। ये गिदरी में फेज 1 था क्या? वो केस की नोयत क्या थी सर? वो शी वाज रनिंग ए डेन ओके इन ए बंगलो। ओके। वो शिकायत की, आगा थे सादत साहब आईजी पुलिस। अच्छा। उसने आईजी स्क्वाड बनाया था एक डीएसपी की सरबराही में। सही है। जाके छापा मारा, 18 लड़कियां 5-6 अरबी वो सारे गिरफ्तार कर लिए। और उसके बाद वो इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया कि अखबारों में आता था कि वो जो लड़कियां हैं वो वीआईपी लड़कियां हैं। उस ज़माने में पाकिस्तान में ये नेस्ले वगैरह के वाटर नहीं आते थे, तो बॉक्स बन के आता था डेली जंग में कि वो लड़कियां रात को पुलिस वालों को रिसाला थाने में रखी हुई थी, वहाँ से पैसे देती हैं और वो सानी मेडिकल से जाके एवा का वाटर मंगवाती हैं। अच्छा। एवा का फ्रांस का वाटर आता था उस ज़माने में, सिर्फ 2 ही जगह पे मिलता था, आगर सुपर मार्केट पे और सानी मेडिकल पे। तो ये बॉक्स बन के आते थे केस की हाइप क्रिएट करने के लिए। सही है। वो केस भी सारी लड़कियां भी बरी हो गई, मीना भी बरी हो गई। तो अभी क्या इसका मतलब ये पिंकी भी बरी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर ये जो हालात हैं, ये झूठे गवाह रखते हैं सच्चे केस में, झूठे इवेंट्स रखते हैं। आप क्या समझते हैं पिंकी साबित नहीं करेगी कि उसको लाहौर से गिरफ्तार किया? ये सारी एविडेंस बताएंगे कराची की। ये तो ख्वाजा साहब सेरा जाता है आईबी को, अगर आईबी गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले नहीं करती या कोर्ट में केस नहीं आता। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से पिंकी जब फर्स्ट टाइम जब कोर्ट में आई, जिस तरीके से वहां पे शाहाना तरीके से वहां पे उसको लाया गया, पुलिस जिस तरह उसको रास्ते दिखा रही थी, यू है मैडम, वो उसके गले पड़ गया। आप क्या समझते हैं? प्रोटोकॉल दे रहे थे ना, तो वो तो ज़ाहिर है अपना चूरन बेच रहे थे, वो उसके गले में आ गया। अब मैं बीना का केस बताया 1985 का, उसके फौरन बाद जो है केस यहाँ शबनम उस्मान मर्डर केस था। अच्छा। वो गुलशन इकबाल में छापा पड़ा, एक लड़की थी शबनम उस्मान, अपने घर पे जुआ कराती थी, ब्लॉक 13D गुलशन इकबाल में। उसके अंदर मर्डर भी हो गया, शबनम भी मर गई। उसका नौकर था फरमू, उसको अगवा करके ले गए और वो केस में 15-16 लड़कियों को वो अपने घर पे जुआ कराती थी। जो जुआ खेलने आती थी पुलिस की मौज बन गई। इन्होंने सैकड़ों लोग उठा लिए, उनसे इतनी दाढ़ी वाले ज्वेलर भी, अगर वो आई ना किसी से ज्वेलरी बनवाने, तो ज्वेलर ने कार्ड दे दिया कि बीबी आप आने से पहले फ़ोन कर लेना। उसका कार्ड जैसे निकल गया उसके घर से, उन्होंने कहा ओए दाढ़ी वाला, इतनी दाढ़ी रखी हुई है के पास जाता है, वो कह रहा है सर हमारी दुकान है, हम कार्ड देते हैं। उन्होंने जनाब मुंह मांगे पैसे लिए उनसे, बोला तुम्हारी सुबह फ़ोटो लगाएंगे। लोगों ने बेचारे उन्हें अपनी इज्जत बचाई। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय वो फोटोएं लोगों के छापने की धमकियां दे के अब ये आ रहा है ना, अब वो भी झूठे सच्चे बयान दे रही है कि जी मुझे ये कह रहे हैं कि बनी गाला का बताओ, फलाने का बताओ। तो अच्छा, ये जो अहम शख्सियत की जो नाम ले रही है, आप क्या समझते, सही ले रही है? नहीं ये दिलवाए जा रहे हैं? नहीं दिलवाए नहीं जा रहे, वो भी सर अपना चूरन बेच रही है। ये भी सारी सच्ची नहीं होती। वो अच्छा, ये एक अहम मोहरा तो इसको पकड़ लिया। दूध का दूध होगा ना पानी, और फिर पता चलेगा सामने समझ। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये अहम मुहूर्त तो पकड़ ली है, आप क्या समझते हैं? आपने 50 साल दे दिए वकालत को, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं उन तक तो अभी तक पुलिस ने हाथ नहीं, जाहिर उसको उनको गिरफ्त में नहीं लिया, क्या समझते हैं इसके पीछे कोई और लोग होंगे, अहम लोग जिनकी सरपरस्ती में काम कर रही होगी? दिखाएं बगैर सरपरस्ती के तो आप यहाँ रिक्शा भी नहीं चला सकते। इतने बड़े अड्डे चलाने, डेल चलाने, ये अंडरवर्ल्ड का कारोबार करना। उसने अपने राइडर्स रखे हुए थे, वो जिस तरह जाके ऑनलाइन बुकिंग करवाते थे, और बुकिंग करवाने के बाद ऑनलाइन डिलीवरी होती थी, होम डिलीवरी होती थी, घर बैठे बैठे मिल जाएगा। होम डिलीवरी सर्विस
देखना बिल्कुल सर। ऐसे ही। तो आप इस केस को अगर आप जाहिर सी बात है, आप जस्टिस रिटायर्ड भी हैं, आप इस केस को क्या देखते हैं? इसका एंड क्या होगा? क्या विक्ट्री का निशान होगा? क्या सिस्टम के मुंह पे चमाट होगा? सर अभी तो देखे ना, फिलहाल तो उसका मुंह सार निकलेगा। अभी तो सिर्फ अफवाहें हैं और अखबारी खबरें हैं, और असली बात तो अभी तक सामने आई नहीं। अभी तक कोई पुलिस का वर्जन कहीं भी एक्चुअल नहीं आया। लेकिन ख्वाजा साहब, इतने दलेराना तरीके से वो, जिस तरीके से अपने पिंकी ब्रांड के नाम से वो उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया, जिस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स है पाकिस्तान में, वो तो इस तरह काम करी थी, उसको कोई डर खौफ ही नहीं था। तो उसका मतलब तो यही हुआ ना, ख्वाजा साहब के पीछे किसी का हाथ है। वो शुक्र करें उसने नहीं खोली कि पिंकी हज सर्विस। आजकल हर बंदे ने ना, बकरा ईद आ रही है, हज सर्विस भी खोल ली है कि हम आपको VIP हज करवाते हैं। तो वो शुक्र करें कि उसने ये नहीं खोला कि पिंकी हज सर्विस VIP। मुझे ये बताया अभी जो हमारे वजीर दाखिला सिंध है लंजार साहब, उन्होंने तो वादा किया कि वो बाहर नहीं आएगी, और उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए। वो ये भी कह रहे हैं कि जो इसके पीछे जो मुलविस है उन तक भी हम जो है पहुंचेंगे, उनको भी गिरफ्त में लेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। तो आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ दावे टीवी पे आकर दे रहे हैं, ये हकीकत में भी पकड़ेंगे वो? अब देखें, अब आपके सामने ही होना है जो होना है। अगर लोग पकड़े जाएंगे तो वो भी नजर आ जाएंगे कौन है। एविडेंस क्या है? किसी को पकड़ने के लिए पहले एविडेंस चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि आप जिसको चाहें एट रैंडम उठा लें। तो इसने भी तो अपने कोई ना कोई वकील कभी सुनने में आ रहे करेगी, हैं। बहुत बड़े बिल्कुल। वकील करेगी। हाँ तो वकील तो फिर जाहिर सी बात है, सच और झूठ करना वो तो उसके हाथ में सर, होगा, वो उसको डिफेंड करेंगे ना। तो डिफेंड अभी तो करेंगे। उसका कोई वकील ही नहीं आया, अभी तो उसका कोई वर्जन ही नहीं आया। सारे वर्जन जो है वो प्रेस वालों के आ रहे हैं, और सही सब है। प्रेस वाले जो भी अपना चूरन बेचना चाहता है अपनी मर्जी से छाप देता है। लेकिन मुझे जो पता चला था, लियाकत गबूल साहब इस केस को देख रहे थे, लेकिन एंड टाइम पे पता चला कि वो शायद बैक स्टेप हो गए, वो इस केस से निकल गए। तो ये मामला तो समझ में, जानते होंगे आप लियाकत गबूल साहब को। अच्छा आदमी है, शरीफ हाँ, आदमी बहुत है। अच्छे आदमी है। वही मैं सोच रहा था कि हाँ, एकदम I से like बैक him। स्टेप होना, मैं खुद, मेरे बड़े पुराने उनके साथ मरासी में ताल्लुकात हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आया एकदम से बैक स्टेप पर दूसरा वकील कोई आ जाना, ये समझ से बाला तरह बात। क्या समझते हैं आप? यू नेवर नो सर। किसी ने मना तो नहीं किया? हो सकता है ऐसा? इस तरह भी हो सकता है, नहीं को मना नहीं करता। डिफेंड तो कोई भी कर सकता है। मैंने सारी जिंदगी इतने इतने डेंजरस केसों को डिफेंड किया है, मुझे कभी नहीं किसी ने मना नहीं किया। डैनियल पर्ल का केस इंटरनेशनल लेवल का था, हम उसमें अपीयर होते थे, कभी किसी ने नहीं हमें मना किया कि आप इसमें अपीयर ना हो। किसी एजेंसी में नहीं, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने मना नहीं किया, हम अपीयर होते थे। अच्छा, इसके तो कराची में मुख्तलिफ थानों में 27 साल चलाया सर वो मैंने केस, डैनियल ओके। पर्ल वाला। एक उम्र होती है। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे ये बताएं, दरख्शा थाने में 5 FIR लॉन्च हैं, गिजरी में 6 लॉन्च हैं, मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ FIR लॉन्च हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में FIR हैं। तो सर जब उन FIR का चार्ट बनेगा ना, तो सारी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी। अच्छा, एक FIR में वारदात या कोई चीज 8 बजे का टाइम होगा, और दूसरी FIR में वो 8 बजे किसी जगह पे पाई जाती होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह तो फायदा वकील को ये मिलता है ना, जब आप एट रैंडम घर बैठ के होमवर्क करके FIR करा रहे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि दूसरी FIR में उसने क्या टाइम डाला है गिरफ्तारी का। अच्छा, लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह माजी में बड़े बड़े शख्सियात की बात करूं, अभी लास्ट में एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, उनकी जो बीवी ने कुचल दिया था, कारसाज पे वो विक्ट्री का निशान बना के बाहर आ गई। उसके अलावा शाहरुख जतोई केस देख ले, उसके अलावा मुख्तलिफ केसेस देख ले, सिर्फ ये विक्ट्री का निशान बनता है, बाहर आराम से आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि विक्ट्री का निशान बनेगा, या फिर वो जेल ही काटेगी सारी जिंदगी, केसेस को भुगतेगी? आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? सर हालात और वाकयात की रोशनी में ये नजर आता है कि पिंकी का भी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन रगड़ी जाएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी बाहर, और इतनी जल्दी विक्ट्री का निशान नहीं आएगा। लेकिन आ जाएगा, पता नहीं, यू नेवर नो, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। क्या बात कर दी आपने। ज़ाहिर है इस पूरे सिस्टम को, पूरे निजाम को करीब से देखा हुआ है, और आप बहुत बेहतर जानते हैं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सर मैं पुलिस को हाथ जोड़कर एक ही मैसेज दूंगा, क्रिमिनल प्रैक्टिस मैंने 50 साल की है, और 0 से स्टार्ट किया है, और हाईएस्ट लेवल तक गया हूँ। डैनियल पर्ल तक भी गया हूँ, मीना खान तक भी गया हूँ, मंजूरा शहजाद तक भी गया हूँ, तरनमान अजीज केस भी मैंने लड़ा है। ये सारे केस मैंने लड़े हैं, और उसमें जो एक ही चीज़ है, वो जीते हैं जो केस मैंने कोई जादू से नहीं जीते, सिर्फ इसलिए जीते हैं कि पुलिस ने सच्चे केस में झूठे गवाह रखे। वो केस सारे सच्चे थे, लेकिन गवाह झूठे थे। आपका मकसद ये कि इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होनी चाहिए।
सर जैसे झूठा गवाह जो है वो कटहरे में खड़ा होता है, वही इन्वेस्टिगेशन ही होगी ना, वो उसके तो अंदर ही उसकी आगे शक्ल ही बंदर जैसी होती है, चरस का सिगरेट पिया हुआ होता है उसने, वो 2 लाइनें बोलने के बाद अपना बयान ही भूल जाता है। इन लास्ट पिंकी को क्या मैसेज देंगे? सर पिंकी को यही मैसेज है कि इसको प्रोफेशनली लड़े केस को, और ये पब्लिसिटी वगैरह के चक्करों में ना पड़े, और ये जो प्रोटोकॉल की शक्लें दिखा रही है ये सब उसके अगेंस्ट चला जाएगा। अगेंस्ट चला गया है, वो चला पहला गया उसका है। विजिट ही अदालत में जब आया, तो ये नेगेटिव, सेकंड विजिट देख ले कितना खतरनाक था। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी है। जाहिर है किसी ने तो सपोर्ट किया ना अदालत, जिस तरह वो आई धड़ल्ले से, कोई तो बैक पे होगा ना सर, ऐसे तो नहीं होता ना इधर का निजाम, आपको भी पता है, हमें भी जितने अरसे हमने सहाफत की हमें भी पता चल गया है निजाम क्या है, आप तमाम तर चीजें जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन ये था आज का मंजर प्रोग्राम। आज हम डॉक्टर के पास भी गए, आज हम जो सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो लुक आफ्टर कर रहे हैं केस, उनसे भी हमने सवालों से बात की। मंशियात ने लपेट में ले लिया इस शहर को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को। अब तो ऑनलाइन सर्विस बहुत ईजी हो गई है, और जैसे कि आपने देखा जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नबी साहब ने अपना तजुर्बा आप लोगों से जो है वो पूरा अपनी जिंदगी का निचोड़ आप लोगों के सामने रखा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर स्ट्रांग होगी ना तो केस में जान होगी। जब केस में जान होगी तो जज के पास जब जाएगा ना केस पूरा, तो वो उसको आसानी हो जाएगी पूरा लुक आफ्टर करने के लिए। अब पिंकी जो केस है ना, पाकिस्तान की आवाम की नजरें इस केस के ऊपर है। अगर ये केस पिंकी जीत जाती है तो मैं ये कहूंगा सिस्टम के मुंह पे, हमारे इदारों के मुंह पे ये तमाचा एक बहुत बड़ा मंशियात, एक लानत है। हमारे बच्चे अंधेरों की तरफ जा रहे हैं। आप यकीन माने सैटरडे नाइट्स की अगर बात की जाए पोश एरियाज में, नॉट इवन कराची में, अक्रॉस पाकिस्तान बात कर रहा हूं, हमारे बच्चे सैटरडे नाइट्स को माँ बाप को पता ही नहीं होता, पैसे लेके चले आते हैं। कोकेन एक हल्का नशा नहीं, एक्सपेंसिव नशा है। 25,000 रुपए से स्टार्ट होता है, फिर ये लाखों में चले आता है। आइस ले लें, ये गरीब का बच्चा कभी नशा नहीं करेगा, गरीब का बच्चा तो बेचारा बीड़ी पिएगा, लेकिन ये जो अमीर का बच्चा है ना, कोकेन, आइस, डांसिंग पिल्स, ये तमाम तर नशे जो है ना, ये अमीर का बच्चा करेगा। तो फैसला अब आप लोगों ने करना है, और हमारी जो अदालत है उनसे दरख्वास्त है कि ये जो स्पेशली केस है जिसके ऊपर आज मंजर-ए-आम की टीम ने निशानदी की है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नजरें इस वक्त पिंकी के केस के ऊपर है, देखना यह है कि इंसाफ मिलता है या फिर पाकिस्तानी अवाम को, या फिर पिंकी विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाती है। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।